भ्रष्टाचार की चीज़ें आप ये देखें, बड़े से बड़ा नेता विपक्ष में होता है तो भ्रष्टाचारी होता है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसे में बीजेपी जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की छवि हो तो राज्य के स्तर पर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा कैसे पाते हैं? आप ईडी का इस्तेमाल देखिए। अब आप ईडी के इस्तेमाल में 95% जो लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो विपक्ष के नेता हैं। क्या आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है? देखिए सतीश जी, एक घटना हो गई, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या एक्शन लिया सरकार ने। 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला, 2 लोगों को नौकरी मिली, जो गुनाहगार थे वो जेल में है फिलहाल। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? देखिए, आदमी की मौत की कीमत मुआवजा कभी नहीं होती मैडम, और जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यपूर्ण था। भाजपा राम मंदिर का दर्शन कराने की बात कर रही है कि आपको मुफ्त में हम दर्शन कराएंगे। एक ऐसा कंसेंसस का फेस आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में जब भविष्य आप में देखा जा रहा है, आपको लगता है कि जो सही राह है वो संविधान की राह होनी चाहिए? जी, क्या ये गुजरात मॉडल है? जब से बीजेपी आई है गुजरात में, एक मुस्लिम एमएलए नहीं पहुंचा बीजेपी की तरफ से वहाँ। ये समझिए कि ऐसा लगता है कि वहाँ शपथ ले ली है बीजेपी ने कि मुस्लिम मुक्त विधानसभा हमें बनानी है। अभी सिर्फ एक मुस्लिम एमएलए है, पूरी आबादी 10% की गुजरात की मिला के। क्या ये वही मॉडल यहाँ पर काम कर रहा है? गुजरात का मॉडल नहीं, राजस्थान का अपना मॉडल है, और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जो टिकट्स डिसाइड होती हैं वो मेरिट पे होती हैं। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर की टीम यहां राजस्थान में चुनावी कवरेज के लिए निकली है और आप हमारे आसपास देख सकते हैं, बिल्कुल एक ठेठ एकदम गांव का इलाका है। हमारे साथ बीजेपी के पूर्व राज्य के अध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं, सतीश पुनिया जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगता है सुबह से लगातार आपको हम ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी जगहों पर चले गए आप? आज तो 34 जगह प्रोग्राम है। सुबह 12.5 घंटे का प्रोग्राम है। 8 बजे शुरू हुआ था और लगभग मुझे लगता है कि 14-15 घंटे होंगे। पर ये 1 महीने का समय अग्नि परीक्षा जैसा होता है कि 5 साल के बाद जब आप लोगों के बीच में वापस जाते हैं उसी तर्ज पर। लेकिन इसका भी एक आनंद है, जनता के बीच में मुद्दों के आधार पर उस मिजाज को देखकर लोगों के बीच में जाते हैं। तो वैसे तो काम करने वालों के लिए 365 दिन ही होता है। राजनीति आज की जो है उसमें आपको 24 घंटे 365 दिन जागरूक होना होता है। पर ये समय थोड़ा सा बड़ा हेक्टिक होता है भागदौड़ के हिसाब से। तो ये मेहनत किस लिए की जा रही है? नरेंद्र मोदी का चेहरा बाकायदा पहन के चल रहे हैं आप, तो मैं देख रही हूँ बाकायदा आपके शरीर पर उनका चेहरा नजर आ रहा है। उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। नहीं, चुनाव तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये बात सही है कि मोदी जी का नाम और काम एक फैक्टर है, जहाँ क्योंकि बहुत बुनियादी ऐसी चीज़ें थी जिससे लोगों को एक फ़ायदा मिला। जनधन के, उज्ज्वला के, आयुष्मान के, आवास के, ऐसी कुछ चीज़ें थी जिससे सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ नेता हैं। उनकी मान्यता है तो इसलिए पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है, उसको लोग पहचानते हैं, उनके नाम पर लोग उत्साहित होते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर वो तो एक कारक है ही। लेकिन राजस्थान में सरकार बदलती है, उसका पहला फैक्टर है परसेप्शन, जनधारणा। जनता तय करती है और एक रिवाज है लगभग, तो मुझे लगता है कि रिवाज कायम रहेगा। दूसरा, जो सरकारें होती हैं उनके खिलाफ किसी न किसी वजह से एंटी इनकम्बेंसी होती है। इस समय मैं एक रिजेंटमेंट देखता हूँ। वो रिजेंटमेंट किसानों की कर्जा माफ़ी को लेके है, बेरोजगारी को लेकर, और बेरोजगारी के साथ जो बड़ा मसला है वो पेपर लीक का है। 19 बार पेपर लीक हुए। तो राजस्थान का जो नौजवान है, लगभग 1.25 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी है। सीधे सीधे सरकार ने नौकरियों का जो आंकड़ा जारी किया वो 76,000 का है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो पेपर लीक अपने आप में एक बड़ा मसला हो गया। लेकिन पुनिया जी, यहाँ पे आपको थोड़ा रोकूं कि यहाँ 19 बार हुआ मुझे, और पता चला कि उत्तर प्रदेश में 38 बार हुआ है। तो 19 से ठीक 38 बार, लेकिन उत्तर प्रदेश का पर्चा लीक मुद्दा नहीं बन रहा है, राजस्थान का बन रहा है। देखिए, मैं तो राजस्थान की बात करूंगा, और राजस्थान में ऐसा कभी नहीं हुआ था। दूसरा, उस पेपर लीक के कारण जो इंसिडेंट्स हुए, जैसे एक हनुमानगढ़ के एक बच्चे ने सुसाइड नोट लिखा, परीक्षा देने गया, पेपर लीक हो गया, अपने पिताजी को चिट्ठी लिखी, सॉरी पापा, आपके सपने पूरे नहीं कर पाया। तो यहाँ जो अराजकता थी, जो अनियमितता थी, जिसके बारे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने इसको स्वीकार किया कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ ये बड़ा मुद्दा है। तीसरा मसला भ्रष्टाचार का है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की बात कही, लेकिन मुख्यमंत्री के सचिवालय में जब नकदी और सोना मिलता है तो एक सवाल खड़ा होता है। इसलिए करप्शन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन मैं इन सब से ऊपर जाऊं तो जो कानून व्यवस्था है वो इस समय राजस्थान की चुनौतीपूर्ण है। सब एक एक बिंदुवार तरीके से आते हैं। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बीजेपी की आप देखिए नेशनल ऐसा हो गया, चूंकि आप देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा पहन के चल रहे हैं आप,
तो हम ये नहीं कह सकते कि चुनाव राष्ट्रीय नहीं है। बीजेपी के कई नेता ये भी कहते पाए गए कि चुनाव 23 का हो रहा है, तैयारी 24 की है और ये चुनाव हमें 24 तक लेके जाएगा, इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय राजनीति से हम अलग नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार की चीज़ें आप ये देखें, बड़े से बड़ा नेता विपक्ष में होता है तो भ्रष्टाचारी होता है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ हो जाता है। ऐसे में बीजेपी जब राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की छवि हो तो राज्य के स्तर पर आप भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा कैसे पाते हैं? देखिए, पूरे देश ने देखा है कि आज़ादी से लेकर लगभग 55 वर्षों तक राज करने के बाद कांग्रेस के खात्मे का जो एक बड़ा कारण वो करप्शन है। इसलिए मैं तो कहता हूँ भ्रष्टाचार की जननी ही कांग्रेस है, इसलिए वो मुद्दा बनेगा ही बनेगा। और इसके पूरे प्रमाण हैं। राजस्थान के अंदर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, कोई महकमा बचा नहीं। कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने जितनी नैतिकता की हदें लांघनी थी लांघ दी। और इसलिए यहाँ पर ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं। बात लंबी होगी, लेकिन करप्शन ये वास्तव में एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में है। ये बात सही है, करप्शन होगा और करप्शन की सज़ा फिर मिली भी कांग्रेस पार्टी को। 10 साल बाद उन्हें जाना पड़ा वहाँ, नरेंद्र मोदी वापस आए और जनता ने उन्हें वोट दिया कि वो करप्शन के खिलाफ एक योद्धा हैं, एक क्रूसेडर हैं। लेकिन पिछले 10 साल में इस इमेज को इतना भारी धक्का मिला है कि जितने से जितना विपक्ष का, आप ये देखिए महाराष्ट्र से लेकर और उत्तर प्रदेश से लेकर तेलंगाना से लेकर एक से एक भ्रष्ट विपक्ष के नेता जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। आप ईडी का इस्तेमाल देखिए, अब आप ईडी के इस्तेमाल में 95% जो लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो विपक्ष के नेता हैं। क्या आप जनता को ये बताना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ विपक्ष में है? मैं तो कांग्रेस की बात करूंगा और यहाँ राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में ये एविडेंट है, प्रूव्ड है, करप्शन हुआ है और करप्शन यहाँ मुद्दा है। राजस्थान की जनता, मैं यही कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ वोट देगी। उनके नेताओं का चरित्र यही कि करप्शन के कारण पहले पूरी सरकार करप्ट होती थी, प्रधानमंत्री और मंत्रियों पर लांछन लगते थे। उनके बहुत सारे नेता अभी या तो जेल में या बेल पर हैं और इसलिए देश की बात करेंगे तो भी, लेकिन मैं तो यहाँ इस चुनाव में करप्शन के इशू पे बात कर रहा हूँ। और ये प्रमाणिक है कि राजस्थान की जनता बहुत सारे मुद्दों के अलावा करप्शन पर भी कास्ट करेगी। मैं अभी एक कॉलेज से होकर आ रही हूँ, वहाँ बड़ी ब्राइट लड़कियों से मुलाकात हुई और पता चला कि राजस्थान में युवा लड़कियाँ, इतना अच्छा उनका दिमाग और दिल और सब कुछ, मतलब ये समझिए कि जो पेपर लीक का आप मुद्दा कह रहे हैं, युवाओं में वाकई ये एक मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश से इसको अलग करके भी देखा जा सकता है सिर्फ राजस्थान के संबंध में। लेकिन फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई देखिए, भाजपा राम मंदिर का दर्शन कराने की बात कर रही है कि आपको मुफ्त में हम दर्शन कराएंगे। उस मुद्दे पर एक बिल्कुल आम राय पूरी सभा में नजर आई, करीब 30-35 लड़कियां थीं कि हमारे धर्म का जो मुद्दा है हम पे छोड़ दिया जाए, हमें शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, हमें धर्म की राजनीति राजस्थान में नहीं चाहिए। देखिए, ये तो आस्था से जुड़ा प्रश्न है। सबको अपनी इबादत का अधिकार है। भारत की जमहूरियत इस बात की इजाज़त देती है और दुनिया का अनूठा देश है जहाँ हर धर्म के, जाति, पंथ और मजहब के लोग रहते हैं। तो जिसकी जैसी आस्था है, तो राम मंदिर आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, वरना इतना संघर्ष नहीं होता। उसका यदि एक उचित समाधान हुआ, नहीं तो लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। बड़ी सफलता है कि एक बहुसंख्यक समाज को उसकी आस्था का एक स्थान मिला, पत्ता भी नहीं हिला और अच्छे तरीके से समाधान हो गया। नहीं तो बरसों बरस तक तो इसी जद्दोजहद में हम लोग निकालते। तो जिनको इस मुद्दे से सरोकार है वो भी ठीक है, जिनको नहीं है वो भी ठीक है, ये बात अलग है। इसको नौकरियों से, भविष्य से नहीं जोड़ा जा सकता। आस्था एक अलग चीज़ है। हाँ, ये मानता हूँ कि यदि नौजवानों के लिए उनके अपने सपने, उनके अपने कुछ इच्छाएं हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, तो निश्चित रूप से सरकार को उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोच के आगे बढ़ना ही चाहिए। नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, अब तो इंस्टाग्राम से भी आगे बढ़ गई है पीढ़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। तो मुझे लगता है कि इस पीढ़ी के मुद्दे कुछ निश्चित रूप से अलग होंगे ही होंगे, पर ऐसा नहीं कि भारत की सरकार यत्न करती है और करेगी भी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से आप मानते हैं कि राज्य को और राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए? भारत का संविधान भी ये कहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी, आप उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, मुख्यमंत्री का आप एक मजबूत चेहरा है। मेरी बाकी लोगों से, कईयों से मुलाकात हो रही थी, उनका ये कहना था कि एक ऐसा कंसेंसस का फेस आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। ऐसे में जब भविष्य आप में देखा जा रहा है, आपको लगता है कि जो सही राह है वो संविधान की राह होनी चाहिए? धर्म जो धारण करता है, आस्था का कारण है, उसमें ये बात ठीक है कि राजनीति का पक्ष अलग है और राजनीति में केवल एक धर्म, एक जाति और एक पंथ से हम लोग आगे नहीं चल सकते। जो प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर में आपने देखा होगा, जो लोग बीजेपी पर सवाल खड़े करते थे, उन्हीं वाजपेयी साहब के कार्यकाल में एपीजे अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति हुए। दूसरा, जो वो खुद कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो देश में राशन मिलता है, सबको बराबर मिलता है।
यदि कोरोना का टीका लगता है सबको बराबर मिलता है, गैस मिलती है सबको बराबर मिलती है, मकान मिलता है सबको बराबर मिलता है। तो इसलिए जहाँ तक एक अंतिम व्यक्ति तक जो लास्ट माइल डिलीवरी है किसी भी सरकार की, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, उसको सहूलियत की ज़रूरत है, उसको तालीम की ज़रूरत है, और वो सरकार करती ही करती है। इसलिए मुझे लगता है एपीजे अब्दुल कलाम का एक पुराना ज़माना गुजर गया। आज की बीजेपी वो है जो यूनुस खान को भी पार्टी से बाहर जाने के लिए मजबूर कर देती है। एक दौर में आपने उनको मंत्री बनाया, एक दौर में ऐसा भी था कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी मुस्लिम एमएलए नहीं था और बीजेपी में 3-3 एमएलए थे। आज यूनुस खान ये कहते हैं कि बीजेपी के सिद्धांत बदल गए हैं। आपने एक भी व्यक्ति को इस लायक नहीं समझा इतनी बड़ी आबादी में, जिसको एक को भी आप टिकट देते? देखिए, मेरे ख्याल से टिकट की जो राजनीति और उस पर जो मेरिट है उसका पक्ष अलग होता है। उसको मैं जाति और धर्म से नहीं देखता। मुझे समझा दीजिए थोड़ा सा। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। आज भी हमारे बहुत सारे कॉरपोरेटर हैं, मुस्लिम हैं, पंचायत के प्रधान मुस्लिम हैं, नगर पालिका के चेयरमैन मुस्लिम हैं। विधायक क्यों नहीं? हो सकते थे, रहे भी हैं पहले। नहीं सतीश जी, क्या ये गुजरात मॉडल है? जब से बीजेपी आई है गुजरात में एक मुस्लिम एमएलए नहीं पहुंचा बीजेपी की तरफ से वहाँ। ये समझिए कि ऐसा लगता है कि वहाँ शपथ ले ली है बीजेपी ने कि मुस्लिम मुक्त विधानसभा हमें बनानी है। अभी सिर्फ एक मुस्लिम एमएलए है, पूरी आबादी 10% की गुजरात की मिला के। क्या ये वही मॉडल यहाँ पर काम कर रहा है? गुजरात का मॉडल नहीं, राजस्थान का अपना मॉडल है, और हमारे यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन जो टिकट्स डिसाइड होती हैं वो मेरिट पे होती हैं। दुख हुआ आपको? नहीं, खुशी भी नहीं हुई। इससे अच्छा तो शायद कोई जवाब नहीं हो सकता। यानी आप पसंद करते हैं अगर 2-4 लोगों को टिकट मिल जाता? स्वाभाविक है। जो जैसे मैंने कहा कि ये चीज़ें सियासी तौर पर मेरिट से डिसाइड होती हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ क्या थी, वहाँ के कार्यकर्ताओं की ओपिनियन क्या है, वहाँ की जनता की ओपिनियन क्या है। तो टिकट किसी सियासी चश्मे और किसी जाति पंथ मजहब के चश्मे से नहीं देखी जाती। पार्टी जीतने के लिए लड़ती है, और वहाँ जो योग्य व्यक्ति होता है, हमने सांसदों को भी लड़ाया है, इसलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कंसिडरेशन अलग किस्म का रहा है। तो आपको लगता है कि समावेशी राजनीति ही भविष्य की राजनीति हो सकती है? हाँ, निश्चित रूप से। जो सबको साथ लेकर चलना, और ये तो लोकतंत्र की ज़रूरत भी है। और मुझे लगता है कि भारत में जिस तरीके से हम लोग रहते आए हैं वो भारत की एक बड़ी ताकत है। जिससे भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे राजनीतिक टिप्पणीकार हैं, वो कहते हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है, लेकिन थोड़ा सा एज बीजेपी को ज़रूर देंगे कि अगर मान लेते हैं कि उधर 45 है तो इधर 55 ज़रूर नज़र आ रहा है। ऐसे में भी क्यों ज़रूरत पड़ रही है बाहर से लोगों को बुलाने की? आपके स्टार प्रचारक हैं आदित्यनाथ, लेकिन राजस्थान के मुद्दे कम हैं कि उसमें फ़िलिस्तीन का मुद्दा जोड़ दिया जाए, उसमें इजराइल ले आया जाए? देखिए, प्रचार करने के लिए तो यहाँ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सभी आते हैं, सभी पार्टियों के लोग आते हैं, दूसरे दलों के लोग भी आते हैं। तो ये तो परंपरा बनी हुई है। लेकिन क्या फ़िलिस्तीन इजराइल आना चाहिए था? अब ये तो अपनी अपनी सोच है। किसी को फिलिस्तीन अच्छा लगता है, किसी को इजराइल अच्छा लगता है। लेकिन आपको लगता है कि ये भी ध्रुवीकरण की एक कोशिश है? अब देखिए बालकनाथ साहब कह रहे हैं कि ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच है। ऐसी बातें शोभा देती हैं क्या? मैं वही इलाके में थी, मेवात, और वहाँ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों से बात कर रही थी। वो कहने लगे कि हमें तो बीजेपी के राज में भी कोई समस्या नहीं हुई, और ये बीजेपी जो राजस्थान की है ये बाकी बीजेपी जैसी नहीं है, हमें कभी समस्या नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा लगता है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो हमारे घरों पर बुलडोज़र चलेंगे। नहीं, लेकिन ये कोई पूरी पार्टी का विचार नहीं। व्यक्ति के कुछ भी विचार हो सकते हैं, वो अपने को, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ओबीसी कुछ कहते हैं, बाकी लोग कुछ कहते हैं। तो इसलिए देश की संविधान की प्रदत्त जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसकी तरफ से लोग अपने एक्सप्रेस करते हैं, पर वो किसी पूरे विचार का या किसी संगठन का या किसी विचारधारा का मुझे लगता है कि वो प्रतिनिधित्व नहीं होता। अपनी व्यक्तिगत कुछ राय हो सकती है जो लोग आप एक्सप्रेस करते हैं। तो ये पार्टी का विचार नहीं है जो बालकनाथ ने कहा? पार्टी ने कब कहा ये कि ये पार्टी का विचार है? पार्टी इजाज़त क्यों देती है? अब कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया उसके पार्टी के भीतर भी डेमोक्रेसी है, बाहर भी है, लोग अपनी बात को कह सकते हैं। कोई स्पष्टीकरण आना चाहिए था कि नहीं, पार्टी इस विचार से संबंध नहीं रखती। कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि इतना लंबा करने की वो उसको आवश्यकता नहीं। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, किसी को अच्छी लगे अडॉप्ट कर लो, नहीं लगे तो नज़रअंदाज कर दो। आपके राज्य की 10% आबादी को अगर ये लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आती है, वो भी आपके जैसे लोगों के होते हुए, जिनका सभी समुदायों में मैं देखती हूँ बराबर का समर्थन है, अगर उनको लगता है कि ये हमारे घरों पर बुलडोज़र आ जाएंगे, आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि ये देश तो ऐसा है जो अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने से खुश होता है। शमी जब विकेट लेता है तो भारत की पूरी जनता खुश होती है। क्रिकेट के मैदान पे जब हम पाकिस्तान को हराते हैं और इंडिया की टीम जीतती है तो हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान भारत के लिए जश्न मनाता है। अशफाक उल्ला खान और अब्दुल हमीद भारत की शहादत के वो प्रतीक हैं जिन्होंने जाति और पंथ की बेड़ियाँ तोड़कर भारत को आज़ाद कराया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो राजनीति की जो धारा है उसकी चर्चा कुछ हो सकती है, नकारात्मकता कुछ हो सकती है, लेकिन भारत का संविधान और भारत की जो फितरत है
वो सबको साथ लेकर चलने की, और मुझे लगता है वही भारत का भविष्य है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कन्हैया लाल की हत्या की बात होती है तो फिर नासिर जुनैद का जिक्र नहीं आता, पहलू खान का जिक्र नहीं आता? आपको नहीं लगता कि वो भी आपके प्रदेश के लोग हैं, उन्हें भी हमदर्दी चाहिए, आपका साथ चाहिए? है, लेकिन इसको कांग्रेस पार्टी ने जो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा उस हद तक पहुंचाया है। यहाँ रामनवमी पे प्रतिबंध लगा दिया और पीएफआई को हिजाब के मसले में परमिशन दे दी, इसी सरकार ने किया। इसका मतलब यहाँ की सरकार, कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है, बांटने की राजनीति करती है। और धीरे धीरे जब कोई कन्हैया लाल ये साफ तौर पर गुहार लगाता है कि मेरी मदद करिए, मुझे थ्रेट है, और राजस्थान की सरकार, राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का गृह मंत्री जब ऐसी घटनाओं पर संज्ञान नहीं लेता है तो समाज में फिर एक विभाजन खड़ा होता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये पक्ष जो है वो कानून व्यवस्था से जुड़ा है और सियासत से जुड़ा है और वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है। सरकार यदि इस पर उदारता से पहल करती तो शायद ये मसला ही नहीं होता। देखिए सतीश जी, एक घटना हो गई, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या एक्शन लिया सरकार ने। 50 लाख रुपए का मुआवजा मिला, 2 लोगों को नौकरी मिली, जो गुनाहगार थे वो जेल में है फिलहाल। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए था? देखिए, आदमी की मौत की कीमत मुआवजा कभी नहीं होती मैडम, और जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था, और वो सरकार की नाकामी थी। और आखिरी सवाल, मोनू मानेसर जैसे लोग आपकी पार्टी के नेताओं के साथ देखे जाते हैं, क्या बीजेपी इस बात से सहमत है कि ऐसे लोग जो लिंचिंग करें, गौ हत्या, गौ रक्षा के नाम पर दूसरे समुदाय के लोगों को निशाना बनाएं? नासिर जुनैद के यहाँ कोई एक बार देखने तक नहीं पहुंचा, बल्कि मोनू मानेसर महीनों तक आज़ाद रहा, हरियाणा सरकार ने उसको आखिर में आके अभी कुछ हफ्ते पहले गिरफ्तार किया है। इस बात से आप सहमत हैं? देखिए, मुझे लगता है गड़े मुर्दे उखाड़ने की तो अब ज़रूरत है नहीं। मुझे लगता है उस पर बहुत सारी सियासत हो चुकी, तो मैं उस पर कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं। आखिरी सवाल आपसे, अब अगर बीजेपी कल को बन जाती है, आ जाती है चुनाव जीत कर यहाँ पर, किस तरह की सरकार, आप अगर 2 शब्दों में कहना चाहें, सभी समुदाय के लोग आपको सुन रहे हैं, किस तरह की सरकार होगी ये बीजेपी की? देखिए, पहली ज़रूरत तो जो राजस्थान है उसकी अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करना है। 6 लाख करोड़ का कर्जा है। दूसरा, आज भी राजस्थान बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, उसको और ज़्यादा ठीक कैसे करें, वो एक बड़ा पक्ष है कि हम यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा मजबूत कैसे करें। यहाँ खेती में, छोटे व्यापार में, पर्यटन में राजस्थान की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला आधार है, उसको हम लोग मजबूत करेंगे। राजस्थान के पिछड़ेपन के बारे में जो चर्चा चलती है, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी है, लेकिन हम आज भी राजस्थान को जिस तरीके से, मान लीजिए गुड़गांव आईटी का हब है, बेंगलोर है, जयपुर क्यों नहीं हो सकता? तो मुझे लगता है कुछ इस तरीके प्रोग्रेसिव मुद्दे के आधार पर राजस्थान को हम लोग और ज़्यादा प्रगतिशील बनाएं, ये हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी, आपने हमको समय दिया, हमें शुभकामनाएं आपको।